नया छत्तीसगढ़। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम है बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़। नए और विकसित होते छत्तीसगढ़ की नींव बहुत मजबूत है। यहाँ के मेहनतकश मजदूर, समृद्ध किसान, जागरूक आदिवासी, उत्साह और जोश से भरे युवा, प्रगतिशील महिलाएं और विरासत समेटे हमारे सियान, इनके दम पर नए छत्तीसगढ़ की ईंटें जुड़ रही है। 23 साल का छत्तीसगढ़ अपने विकास के शिखर पर है। इसलिए अब नहीं है बेरा सूद के पहाय के, अब नहीं है बेरा अटियाए के, अब नहीं है बेरा ऊंघाए सताए के, आए है बेरा कमाए खाए के, आँखी धोले बेगा चिरगुन मन पाँखी फरकाए है। तो ये पंक्तियाँ हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय नरेंद्र देव वर्मा की हैं। अब उड़ने को आसमां तैयार है, नापने को आसमां नापने को छत्तीसगढ़ तैयार है। और इसी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं मैं, उससे पहले चूंकि साल सियासी है, चुनाव भी सर पर है, पिछले 5 साल का लेखा जोखा भी पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो एक छोटी सी झलक हम दिखाना चाहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुद्दों पर कैसे बेबाकी से कहते हैं। और इस वक्त सियासी पारा इसी तरीके से हाई है। केंद्र सरकार हमारे चावल खरीदे चाहे मत खरीदे, पूरा मंत्रिमंडल के साथ ही खड़े बैठे, हर हालत में किसान के 20 क्विंटल धान हम खरीदबो। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई। आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया, तो उससे परहेज हो गया है। यदि कल के रोज कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? और सबसे बड़ी बात ये महादेव, जब हमने सर्कुलर जारी कर दिया, ईडी जांच करने आ गई, तो आज तक के वो बंद क्यों नहीं हुआ? महादेव बंद कौन करेगा? राज्य सरकार तो नहीं करेगी, केंद्र सरकार करेगी। हाँ बिल्कुल, ये नवंबर का जब रिजल्ट आएगा है ना, तो उसमें 75 प्लस देंगे। देखिए हम लोग ना छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मरने से नहीं डरते, न जेल जाने से डरते। नक्सलियों ने इतना मारा है लोगों को, हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए और इन्हीं शासन काल में हुआ है। तो हम लोग मरने से भी घबराते नहीं, न लड़ने से डरते हैं। और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस खास सेशन की शुरुआत मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मैं बुलाना चाहूंगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मंच पर, और साथ ही उनके स्वागत के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़, नए सोपान विकास के और उड़ने को आसमान तैयार है। 23 साल के छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे चरणों में विकास हुआ है और किन मुद्दों के साथ एक बार फिर चुनावी जंग शुरू होगी, इसी पर बातचीत करेंगे। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी, और मैं बुलाना चाहूँगी एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जी को। वे इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की बात होगी, छत्तीसगढ़ के मुद्दों की बात होगी, विकास की योजनाएं कैसे धरातल पर है और उन योजनाओं के दम पर सरकार एक बार फिर चुनावी मैदान में जाने वाली है, विपक्ष भी सामने है, हमलावर है। इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू मोहित जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइट्स थोड़ी सीधी पड़ रही हैं, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें जो सीएम साहब के ऊपर पड़ रही हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया। तृप्ति ने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है कि सवाल जवाब, जब देश में चर्चा हो रही है कि सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो शायद आप संभवतः ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जवाब दिए हैं। रोज़ 3-4 जवाब देते रहते हैं। तो तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए कि 5 साल के कार्यकाल में, बल्कि कुछ महीने बाकी हैं, जितना जवाब इन्होंने मीडिया को दिया है शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने दिया हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जी का प्यार, जी के साथ जो इनका नाता रहा है, हमेशा लगातार मिलता रहा है इनका स्नेह, इनका प्यार, और लगातार हम जब भी बुलाते रहे हैं, आते रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, पहला सवाल, चूँकि चुनाव नज़दीक है तो चुनाव को लेकर के ही शुरू करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहली बार आप मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव में जाएंगे। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गए, कांग्रेस के सीनियर लीडर के रूप में गए, विधायक के रूप में गए,
लेकिन पहली बार आप जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या फर्क पाते हैं? वे व्यक्ति तो एक ही होता है, किरदार अलग अलग होते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। हम सब उसी रूप में रहते हैं। आप देखिए रुपेश जी, अभी आप यहाँ बैठे थे, एंकर के रूप में हैं, पत्रकार के रूप में हैं, घर में जाते हैं तो पिता के रूप में भी रहते हैं, पति के रूप में रहते हैं, पिताजी हैं, माँ हैं तो बेटे के रूप में रहते हैं। तो आदमी तो एक ही है और उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। तो पहले एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ते थे, फिर विधायक संगठन के पदाधिकारी के रूप में चुनाव लड़े, फिर टिकट मिल गई तो विधायक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़े, अभी मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के रूप में लड़ेंगे। लड़ने वाला तो वही है। ये जिम्मेदारी तो बदल गई होगी। जिम्मेदारी के एहसास भर होता है, लड़ाई तो वही है। लड़ाई तो कार्यकर्ता ही लड़ता है, हम लोग तो केवल एक वातावरण देने की कोशिश करते हैं। जी, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में ये पिछले 5 साल में सबसे महत्वपूर्ण क्या बदलाव आप महसूस करते हैं कि आपके आने के बाद इन लोगों की ज़िंदगी कैसे बदली? देखिए, एक वातावरण देने की कोशिश हम लोगों ने हर क्षेत्र में किया है। तो बदलाव आया है किसानों के जीवन में। सबसे पहले हमने किसानों के जीवन में बदलाव लाया। किसान वो आदिवासी भी हैं, किसान पिछड़े वर्ग भी हैं, किसान वो अनुसूचित जाति के हैं, किसान सवर्ण भी हैं। तो किसान तो व्यापक है और सबसे पहले जो बदलाव हम लोगों ने किया है वो किसानों के जीवन में बदलाव। दूसरा जो बदलाव हम लोगों ने किया है वो वनांचल में जो रहने वाले हमारे, चाहे बस्तर के हो, सरगुजा के हमारे लोग हैं, उनके जीवन में बदलाव हम लोगों ने लाया कि लघु उपज, हमारे यहाँ 44% जंगल है, तो उनके जीवन में बदलाव कि वो जो लघु उपज संग्रहण करते हैं जंगलों से, जो इकट्ठा करके लाते हैं, चार, चिरौंजी, महुआ, टोरा, तेंदू, इमली, काजू, वो सब 67 प्रकार के, तो उनको खरीदने की व्यवस्था, तो उसके हाथ में पैसा जाए। सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसके हाथ में पैसा जाना चाहिए। आज महंगाई के दौर में लोग गुजर रहे हैं, तो महंगाई की मार मत पड़े, उसे कैसे बचा जाए। जैसे बिजली बिल आधा, हमने 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा का लाभ। फिर दूसरा, 35 किलो चावल, राशन की कोई कमी नहीं होना चाहिए, उसमें चावल भी है, नमक भी है, शक्कर भी है, आदिवासी क्षेत्रों में चना भी है, गुड़ भी है, तो उसके थाली में कोई चीज़ कम ना हो, तो वो भी ख्याल हम लोगों ने रखा। फिर बदलाव जो है, एक विश्वास लोगों का हुआ कि हर परिस्थिति में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनता के साथ खड़ी है। सबसे तो पहला बस्तर के लोगों ने महसूस किया कि लोहांडीगुड़ा की ज़मीन हमने वापस किया, एक विश्वास जगा कि ये सरकार तो हमारी है। फिर वनाधिकार पट्टा दिया, फिर सामुदायिक पट्टा दिया, वन संसाधन अधिकार दिया, और उसके ज़मीन को सुधारने के लिए अनेक योजनाएं हमने बनाई, उसके उपज को खरीदने की व्यवस्था हम लोगों ने किया। तो एक विश्वास लोगों का कि ये जो जल जंगल ज़मीन की बात करते थे वो हमारे लिए। फिर वहाँ के लोगों से, नक्सल एक बड़ी समस्या थी, लोगों के पास जाके बात किया, तब सवाल पूछते थे नक्सली बात करेंगे, मैंने कहा मैं अपने लोगों से बात करूँगा जी। तो फिर मैं जवानों के पास भी गया, बस्तर के लोगों के पास भी गया, व्यापारियों के पास भी गया, पत्रकारों के पास गया, सबके पास गया, अब इस समस्या का हल क्या है, और उसे विश्वास एक अर्जित करके हमने निर्णय लिया। तो आज उसका लाभ हम देखते हैं कि नक्सल बहुत पीछे चला गया है। मैं आज ही बीजापुर से लौटा हूँ, वहाँ 2018 में कुछ ट्रैक्टर थे, आज 1000 से अधिक ट्रैक्टर हो गए हैं। 8 तो शोरूम बीजापुर में, ट्रैक्टर के शोरूम, एक विधानसभा का जिला जिसमें 700 गांव हैं, जिसमें 8 ट्रैक्टर के शोरूम। तो लोगों के अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया, बदलाव आया। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाट बाजार क्लिनिक से लेके मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, जिसमें 25 लाख तक के आप स्वास्थ्य के लाभ ले सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि एजुकेशन, बस्तर में स्कूल बंद थे, 200 स्कूल तो अकेले बीजापुर में हमने खोले।
बच्चों की पढ़ाई, जो गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते उसके पूरे महीने भर के जो कमाई हो उसमें ख़त्म हो जाता था। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, आप शहर की बात करें या गांव की बात करें, सब लोग स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल मांगते हैं। 5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उससे लोगों के खर्चे में उसको बचत हुआ। और आज तो एक शिक्षा के क्षेत्र में वातावरण दिया। कॉलेज 33 कॉलेज हमने खोले, 2 यूनिवर्सिटी खोले, 4 मेडिकल कॉलेज खोल गए, 4 स्वीकृत होने वाले हमने बजट में शामिल किया, 8 मेडिकल कॉलेज। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम हमने किया। फिर ITI अभी हमने टाटा से एग्रीमेंट किया है, 36 ITI के लिए बिल्कुल आज जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से वो ट्रेड लगाएगा, उसकी ITI की ट्रेनिंग होगी। फिर 10वीं से जो 10वीं बच्चे पढ़ रहे हैं उसके साथ हम ITI शुरू किए। तो 12वीं पढ़ते पढ़ते उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट, एक 12वीं का और दूसरा ITI का। पूरे देश में पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ और सफलतापूर्वक हम लोग कर रहे हैं। मैं तो सैकड़ों बच्चों को अपने हाथ से सर्टिफिकेट बांटा। तो एजुकेशन का एक वातावरण हमने पूरे प्रदेश में बनाया कि किस प्रकार से बच्चे आगे बढ़ सकें। फिर उसके बाद नौजवानों की भर्तियां, चाहे बस्तर फाइटर के रूप में हो, चाहे विभिन्न विभागों की बात करें, 40,000 से अधिक पद में भर्तियां कर रहे हैं। तो लोगों को रोजगार की व्यवस्था। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और उसके साथ साथ सुराजी गांव योजना, जो महात्मा गांधी की कल्पना थी कि गांव स्वावलंबी होना चाहिए, समूह में आदमी स्वावलंबी होना चाहिए। और उसके लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, अभी 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अभी भारत सरकार हमारी नकल कर रही है। आज 17 तारीख को शुरू किया, हम तो साल भर से शुरू कर दिए। लोग आते हैं, दिल्ली के अधिकारी आते हैं, अध्ययन करके जाते हैं, नाम बदल के वो योजनाएं शुरू करते हैं। तो यहाँ जो परंपरागत रूप से जो लोग व्यवसाय करते थे उसको हम लोग एक माहौल दे रहे हैं, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे लोहार हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो बुनकर हो, उनके लिए। और साथ ही साथ जो गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो गांव में पैसा भी हो गया है किसानों के पास, जो मध्यम श्रेणी के किसान है उसके पास पैसा बचत भी हो रहा है, ऋण माफी भी लाभ मिला, तो उससे योजनाएं, उसके पास पैसा हो गया, अब वो उद्योग व्यापार खोलना चाहते हैं तो उसके लिए पानी, बिजली, सड़क, जमीन, शेड, बैंकिंग की व्यवस्था और उत्पादन की विक्रय की व्यवस्था, वो सब हम लोग करा रहे हैं। तो एक वातावरण उस क्षेत्र में, व्यवसाय में वातावरण, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने आके मांग की, हम सब ने घोषित किया। चर्चा करूँ बहुत लंबा होगा। और अभी कुछ दिन पहले ही नया राजधानी नवा रायपुर में 1100 एकड़ के होलसेल कॉरिडोर हमने शिलान्यास किया। हजारों व्यापारियों को उससे लाभ मिलेगा और पूरे 7 राज्यों से जुड़ा हमारा राज्य है और उसका ये होलसेल कॉरिडोर मतलब पूरा एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो व्यापार में भी एक वातावरण देने की कोशिश, तो बदलाव हर क्षेत्र में। आपने रोजगार की बात की, अभी रोजगार और व्यवसाय की। CMEI की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है जी। और पिछले 4 साल में तकरीबन 45 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, मुख्य कारण क्या है इसका? इसके पीछे ये है कि जो श्रम कर रहे हैं उसको सम्मान करो, जो मेहनत कर रहे हैं उसको वाजिब कीमत मिलना चाहिए। चाहे वो दूध उत्पादक हो, चाहे खेत में काम करने वाले लोग हों, चाहे कृषक हो, कोई भी हो, चाहे लघु उत्पादक संग्राहक हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और उसके कारण से लोग सब काम में जुटे। उसको यदि कोई चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं, कोई उत्पादन कर रहे हैं, उसकी कीमत यदि सही मिल रहा है तो उत्साह से खुशी खुशी से काम करने लगते हैं। तो निश्चित रूप से 40 लाख लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। वाकई में ये बड़ी उपलब्धि है कि गरीबी से अगर 40 लाख जनता ऊपर आती है। लेकिन जो मसला है कि जैसा कि आपकी बातचीत से लग रहा है, पहले भी आपने कहा कि कामकाज को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जब चुनाव होगा तो आपके सामने होगी भारतीय जनता पार्टी। अब सवाल खड़ा ये होता है कि वहाँ भी एक अलग किस्म की परिस्थितियाँ हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो चुनाव में जब जाएंगे तो आपका मुकाबला किससे होगा? भारतीय जनता पार्टी से होगा
या फिर नरेंद्र मोदी से? नरेंद्र मोदी से होगा। बेशक भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं मोदी जी, लेकिन सबसे बड़े नेता हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन झूठ परोस के जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। धान हम खरीदते हैं, गोबर खरीदी 265 करोड़ का हुआ 3 साल में, आरोप लगाते हैं 1300 करोड़ का घोटाला हो गया। जब 265 करोड़ के गोबर खरीदते हैं तो 1300 करोड़ का घोटाला कैसे हो जाएगा भाई? और गोबर 15 दिन में जो गोबर विक्रेता उसके खाते में पैसा डालता, ऑनलाइन बटन इसे दबाता, उसके खाते में पैसा जाता है। घोटाला कहाँ से? घोटालेबाजों की नज़र में केवल घोटाला नजर, जैसे सावन के अंदर केवल हरा हरा नजर आता है ना, ये घोटालेबाज लोग हैं, उसके नज़र में केवल घोटाला नजर आएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि अभी AICC की जो CWC की बैठक हुई थी, आप भी उसमें शामिल हुए थे, और जो जानकारी आई उसके मुताबिक कि छत्तीसगढ़ के मॉडल को कांग्रेस पूरे देश में लेकर के जाएगी। थोड़ा सा चाहेंगे कि और विस्तार से बताएं, देखिए क्या बातचीत हुई? अभी लगातार खड़गे साहब, देखिए राहुल जी 2018 में लगातार आए और उन्होंने एक बात मुझसे कही थी जिसको मैं हर बार शेयर करता हूँ कि हर वर्ग के व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरी सरकार है जी, ये हमारी सरकार है। और इन 5 वर्षों में हमने कोशिश की, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे वो जंगलों में रहने वाले लोग हों, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सबको ये लगता है कि सरकार हमारी अपनी सरकार है, चाहे गांव के रहने वाला, शहर के रहने वाले। दूसरी बात, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं चुने और यहाँ 3 दिन रहे, उसके बाद अभी लगातार 2 बार आ गए, अभी 28 तारीख को और आएंगे, 25 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, 21 तारीख को प्रियंका जी आ रही हैं। तो खड़गे साहब जब अभी गए थे चांपा जांजगीर और उसको बताया कि भूमि श्रमिक न्याय योजना है, उसका पैसा दो, ये श्रमिक है, ये 60 साल हो गया है, इसको 1000 रुपया हम लोग दे रहे हैं, इसका ये जो श्रमिक की लड़की है उसके खाते में 20,000 रुपया दे रहे हैं। वो जब योजनाओं के बारे में बताए तो उनको लगा कि सामाजिक न्याय का सबसे बढ़िया उदाहरण छत्तीसगढ़ है, और इसलिए उन्होंने रेखांकित करके कहा छत्तीसगढ़ और राजस्थान मॉडल को लेकर हम पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। अब ज़रा नक्सल समस्या की बात कर ले, तो क्या आप ये दावा करते हैं कि जब अगली बार आपकी सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी? और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि केंद्र सरकार तो 2022 में ही ये समस्या खत्म करने का दावा करती रही है। वो तो दावा बहुत कुछ करती रही है, 15 लाख सबके खाते में जाएगा वो भी दावा किया था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा हर साल वो भी दावा किए थे। वो तो किसानों को बोले थे कि आय दुगुनी हो जाएगी 2022 में, लेकिन वो दावा वैसे वो जुमला ही साबित हुआ है। लेकिन नक्सलवाद के बारे में मैं ये कहूँगा कि देखिए कि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो और जो राज्यों से घिरा हुआ है, एक तरफ महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इधर मध्य प्रदेश है, और सब जंगलों से, महाराष्ट्र सब जंगलों से भरा पड़ा हुआ है। तो ये उनकी छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। दूसरी बात ये है कि यदि उसमें भर्ती ही ना हो नक्सलियों में, पहली बात भर्ती ना हो, दूसरी बात उसको गांव वालों को सहयोग ना मिले। तो सहयोग कब नहीं मिलेगा, भर्ती कब नहीं होगी? जब लोगों को सबको आप रोजगार दे दोगे। सब कोई खेती किसानी में लग जाएगा, कोई रोजगार धंधा में लग जाएगा, कोई व्यापार व्यवसाय में लग जाएगा, किसी को नौकरी मिल जाएगी, तो फिर नक्सलवाद रहेगा कहाँ? उनको लोग मिलेंगे नहीं। और यही हो रहा है, हम सब लोगों को पूरे बस्तर में आप देखेंगे बीजापुर और थोड़ा सा अबूझमाड़ का हिस्सा है, यही नक्सली हैं। बचा तो घटना तो वो कहीं भी आग कर सकते हैं, बंदूक लेके किसी घर में घुस जाएंगे, गोली दाग के चले जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब वो बहुत सीमित क्षेत्रों में रह गए हैं। बचत तो अभी आप बस्तर में जाकर देख लीजिए कितनी सड़कें बनी हैं, पुल पुलिया बने हैं, लोगों को रोजगार के अवसर अनेक उपलब्ध हुए हैं। आज ही मैं जैसे दंतेवाड़ा में डेनेक्स हमने शुरू किया, 5 डेनेक्स, जिसमें एक डेनेक्स में 300 महिलाएं काम करती है। वो बेंगलोर के कंपनी से उनका टाई अप हुआ है और यहाँ के सिले हुए कपड़े देश विदेश जा रहे हैं। आज मैं बीजापुर गया था,
वहाँ करीब 250 महिलाएं काम करी, वो 400 तक पहुँचेगा। और वो 4,500 रुपये महीना पा रहे हैं, वो 8,000 तक पहुँचेगा। डिक्सी नाम की कंपनी है जो वहाँ कलकत्ता का है, उनके साथ उनका टाई अप हुआ है। और आज एक खेप ट्रक में जो भरा उसका हरी झंडी दे के रवाना किया, बनियान वगैरह बना रहे हैं वो लोग, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो युवा है उसको रोजगार से हमने जोड़ दिया है, तो नक्सलवाद तो ऐसे खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। महिलाओं का जिक्र आपने किया, महिलाओं का जिक्र आपने किया तो मुझे याद आया कि प्रदेश की महिलाएं भी आपकी तरफ देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो नए राज्य मिले हैं कांग्रेस को, वहां पे बड़ा एक मेजर अनाउंसमेंट है और वो है गैस सिलेंडर सस्ती गैस सिलेंडर। कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे राजस्थान और दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की गारंटी में ये शामिल रहा। अब छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी इंतजार कर रही हैं कि उनको ऐसी कोई सौगात देंगे क्या? देखिए 2023 और 2024 में ज़्यादा अंतर नहीं है। महिलाएं ही ऐसी हैं जो महंगाई से जूझती हैं। वो घर चलाना होता है, खाना पकाना होता है, बच्चों के स्कूल के फीस की व्यवस्था करनी होती है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था करनी पड़ती है, बुजुर्गों के इलाज की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनको बदलाव जो है वो केंद्र में करने होंगे, क्योंकि गैस सिलेंडर है वो दिल्ली से, हम लोग कितना भी सब्सिडी दे दें, यदि भारत सरकार ही यदि 400 में पहले बेचते थे वो कम कर दे तो अपने आप खत्म। डीजल पेट्रोल के रेट गिरा दे तो वैसे महंगाई कम। तो बदलाव तो वहाँ भी करने होंगे, यहाँ तो हम लोग तो कर ही रहे हैं। महंगाई से जूझने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार जितना सहयोग कर रही है, अब चुनावी मैनिफेस्टो आने वाले हैं तो उसमें क्या क्या होगा, हमारे उसमें अकबर साहब उसके अध्यक्ष हैं मैनिफेस्टो कमेटी के, तो वो क्या क्या उसके पिटारा में निकलेगा वो देखेंगे। चलिए, आपकी बात से क्या इशारा है वो तो जनता सुनकर के तय कर लेगी। बहरहाल एक सवाल मेरा ये है कि सेंट्रल को लेकर के लगातार आप ये कहते आए हैं कि सेंट्रल का सहयोग नहीं मिल रहा है। कई मसलों पर पैसों का कई जगह पर आपने पैसों का जिक्र किया कि पैसे पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं। अगर सेंट्रल से ये पैसे मिलते तो क्या क्या वो काम है, क्या क्या वो दिमाग में जहन में वो बातें हैं जिसको आप कर पाते हैं? देखिए हम लोग देखिए जैसे कोयला का रॉयल्टी का हमारा पैसा बचा है जी 4,000 करोड़ से अधिक, जीएसटी का पैसा बचा हुआ है, अभी चावल का हमारा 6,000 करोड़ रुपये बचा है। यदि कोयले की रॉयल्टी में वृद्धि कर देते तो हमको और हजारों करोड़ रुपया मिलता। ये जो राशि मिलता तो हम बहुत जो काम रुके हुए हैं, चाहे हमारे मान लो कॉलेज हमने घोषणा कर दी है, बिल्डिंग बनाना शुरू कर लेते, बच्चों के और बेहतर इंतजाम कर लेते थे, और जो चीज़ें हम लोग सोचे थे उसको पूरा कर लेते। अभी जो बातें आप कर रहे हैं उसको पहले कर लेते। पैसा तो छत्तीसगढ़ की जनता की है, चलिए, लेकिन रोक रखा भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, हम बहुत पहले कर ले होते सब चीज़ें। इंडिया गठबंधन की बात करें तो आम आदमी पार्टी तो इंडिया गठबंधन में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरे ताकत के साथ चुनाव मैदान में है, तो ये कैसा गठबंधन है? वो तो 2024 लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए थोड़ी है। और नुकसान किसका करेगी ज़्यादा, आपका या बीजेपी का? वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। पिछले समय भी लड़ी थी, लेकिन इस बार एग्रेशन ज़्यादा है। योगी कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, ये सब हाथ आजमाए थे भाई, लेकिन फिर भी 68 सीट जीते थे हम लोग। एक बड़ा मसला चल रहा है, चर्चा ये चल रही है, चूंकि आज से स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो गया है, तो चर्चा ये चल रही है कि महिला आरक्षण बिल को पारित कराया जा सकता है। भूपेश बघेल क्या सोचते हैं? देखिए हम लोग तो विधानसभा में 1993 से हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं वो लोग भी जानते हैं भाई 3 सत्र होता ही है। एक बजट सत्र होता है, एक पावर सत्र होता है, एक विंटर सेशन होता है, 3 तो सत्र होते हैं। और जो अतिरिक्त सत्र बुलाया जाता है इसे विशेष सत्र कहा जाता है, जिसमें सत्ताधारी दल या प्रधानमंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री को उसको अधिकार होता है कि वो सत्र बुला ले। तो सत्र बुलाने के पहले कोई ऐसी समस्या जो प्रदेश, राज्य या केंद्र के सामने आ जाए कि उसको आपको विधानसभा या लोकसभा में रखना अति आवश्यक है। कोई बिल लाना है या कोई काम करना है तो उसके लिए लाना पड़ता है। लेकिन इन्होंने विशेष सत्र तो बुलाया, लेकिन एजेंडा सत्र शुरू होने के बाद भी पता नहीं है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं भाई। जैसे
हमने 1 और 2 दिसंबर को जी विशेष सत्र बुलाया था। किस लिए? आरक्षण बिल, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो चल रहे थे जो आरक्षण की व्यवस्था, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया था। तो मध्य प्रदेश का लागू हो गया, जबकि यहाँ की जनसंख्या की जो है वो अलग अलग है। 20% यदि आदिवासी मध्य प्रदेश में हैं तो 20% थोड़ी देंगे यहाँ। यहाँ तो जनसंख्या 32% है, 31% है, तो 32% देने का फैसला था। तो इसके लिए हमने विशेष सत्र बुलाया और 76% आरक्षण हमने पारित कराया। ठीक है। उसके पहले आप देखेंगे एक और विशेष सत्र हुआ जिसमें महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने 2 दिवसीय सत्र बुलाया था, क्योंकि वो विशेष अवसर था कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है, तो हमने विशेष सत्र बुलाया था। ये जो सत्र बुलाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे परिवारजन हैं, आजकल मित्रों नहीं होता, परिवारजन होते हैं, तो ये जो परिवारजन है हमारे भारतीय जनता पार्टी को बताएं तो सत्र बुलाया क्यों है। आज पहला दिन बीत गया, सत्र क्यों बुलाया यही पता नहीं है, एजेंडा क्या है वही पता नहीं है, तो फैसला क्या होगा। तो आप जो सवाल करें उसके जवाब में क्या दे सकता हूं। अब चर्चाएं जो है उसी के आधार पर पूछ सकते हैं। चर्चा ये भी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, भी सुने थे हम लोग। समान नागरिकता के बाद भी हम लोग सुने थे, लेकिन ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। लेकिन है क्या, अब वो 4 दिन बीतने के बाद ही पता चलेगा, 5 दिन बीतने के बाद, कि पुराने भवन से हट के अब नए भवन में जा रहे हैं। बस इतना ही दिख रहा है मुझे, इसके अलावा क्या। वैसे आपका स्टैंड क्या है 1 नेशन 1 इलेक्शन पे? 1 नेशन 1 इलेक्शन पे आपका स्टेक क्या है? नहीं, वो तो भाई जो लाने वाले पहले प्रस्ताव रखे ना, तब तो अपन बात रखें। प्रस्ताव है ही नहीं, सूत न कपास जुलाहिम लट्ठम लट्ठा, हम क्यों उसमें उलझे। मीडिया के साथी उसी में उलझाए हुए हैं हम लोगों को। और भैया वो ला रहे हैं क्या, और ला रहे हैं तो क्या ला रहे हैं, सवाल इस बात का है। बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा है सनातन, और वो सनातन एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, और बार बार ये बयानों में आता है कि ये इंडिया गठबंधन जो है, अलायंस है, ये सनातन को ख़त्म कर देगी, इसलिए राज्यों में भी बीजेपी को चुनिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सनातन को पहले समझना होगा, सनातन है क्या। सनातन वो है जो सबसे प्राचीन है, जो अक्षुण है और जो सत्य है, वही सनातन है। दूसरा, भगवान बुद्ध ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से वैर को समाप्त नहीं किया जा सकता, वैर को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्रोध को क्रोध से नष्ट नहीं किया जा सकता, तो वैर को अवैर से ही समाप्त किया जा सकता है। यही सनातन है। तो सनातन को पहले समझो। यदि किसी ने वैर की बात कही तो दूसरे ने भी वैर की बात कही, तो ये जो वैर से वैर को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो वो तो पूरे देश को नर्क में डालने वाली बात हुई ना। तो वैर से अवैर से ही समाप्त किया जा सकता है। तो जो लोग वैर की बात करते हैं वो सनातन नहीं हो सकता। और इस प्रकार की जो बातें आ रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप अपनी लकीर खींचना चाहते हैं, खींचिए ना। किसी को निंदा करके, किसी का आलोचना करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ये उचित भी नहीं है। तो आपका कहना है कि सनातन किसी की कॉपीराइट नहीं है? सनातन जो सबसे प्राचीन है, मैं तो पहले बताया, सबसे प्राचीन है, अक्षुण है, जो सत्य है, वही सनातन है। मुख्यमंत्री जी, एक चीज़ और है कि जो सनातन की बात आपने कही, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में सनातन का इस्तेमाल किया जाता है वो बीजेपी की एक कोर पॉलिटिक्स है जिसके ज़रिए वो लंबे समय से काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में जो रीजनल सेंटिमेंट्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म किया, लोगों में छत्तीसगढ़िया अस्मिता को जगाया, लोगों में छत्तीसगढ़िया अभिमान को भरा।
आपको लगता है कि 2023 में देखो भाई, ये सनातन की बात नहीं करते, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते है हैं ना? उसको सनातन ही और है। पहली बात तो ये बता, मैं इसे एक सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान में गुरु शिष्य की परंपरा रही है ना? और ध्वज, कोई भी हमारा जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, हम उस पर अपन जान दे सकते हैं, लेकिन गुरु गुरु है भाई। गुरु के पास हम अपनी समस्या लेके जाते हैं, उसकी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ध्वज हमारा गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वशिष्ठ हुए, गुरु विश्वामित्र हुए, गुरु संदीपनी हुए, सदगुरु कबीर हुए, गुरु नानक देव हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, ये गुरु है ना? बहुत सारे नाम ले सकता हूं मैं, ये गुरु हैं। और यही परंपरा चली आ रही है, बुद्ध से, महावीर से, सब ये परंपरा चली आ रही है। परशुराम भी गुरु थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, ये गुरु परंपरा है, ध्वज परंपरा नहीं है। और ये सनातन नहीं है। किस सनातन में बता दीजिए मुझे ध्वज गुरु होता है? ध्वज की पूजा होती है, ध्वज के लिए हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्राण भी आहूत कर देंगे, उसकी रक्षा के लिए और उसके सम्मान के लिए। लेकिन गुरु एक अलग चीज है। गुरु तो गुरु ही है, जो हमको, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमको ज्ञान देता है, वो गुरु है। ये कैसे हो सकता है? ये जो चलाए वही सनातन नहीं है भाई। ये कोई सनातन के ठेकेदार भी नहीं है। ये नहीं थे तब भी सनातन था, और ये जब नहीं रहेंगे तब भी सनातन रहेगा। तो मेरा जो सवाल था कि जो छत्तीसगढ़ियावाद है, ये आपको लगता है कि ये जो सेंटिमेंट है चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, सीधी बात है कि ये लोग बड़ा हिंदू तो कर रहे थे, हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति खड़ा कर दिया, ये लाजवाब हो गया। और छत्तीसगढ़िया संस्कृति सब है, आदि परंपरा भी है, आप रामायण की भी परंपरा है, हमारे गुरु नानक देव परंपरा है, कबीर की परंपरा है, गुरु घासीदास की परंपरा, वो सब चीज़ें छत्तीसगढ़ियावाद में आ जाता है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में आ जाता है। इसको खड़ा कर दीजिए, कहीं ठीक नहीं पा रहे हैं। तो इसके जो काट है छत्तीसगढ़ में, हमने कहा कि ये जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की परंपरा है, छत्तीसगढ़िया जो वाद है, उसके सामने ये टिक नहीं पा रहा है। हमारी जो बोली भाषा, जो हमारी रहन सहन खान पान को जो सम्मान दिया, उसके सामने कहाँ टिक पा रहे हैं? सवाल भूल गए? हाँ बोलिए। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा फिर से पॉलिटिकल पिच पर आते हैं। 2024 का भी इलेक्शन है, 2023 का भी इलेक्शन पॉलिटिकल ही था। लेकिन आपने इसका जवाब बड़ा क्या अध्यात्म और जो दर्शन है उसको मिला ये करके विषय, दिया। धर्म जो है, अध्यात्म है, ये समाज का विषय है ना? प्रजातंत्र नहीं था या राजतंत्र नहीं था, तब भी अध्यात्म की चर्चाएं हिंदुस्तान में होती रही है, और उसके शोध होते रहे। हमारे ऋषि मुनि साधु संत इसके करते रहे, समाज सुधार के काम करते रहे। भगवान शिव से लेके आज तक के चला आ रहा है। लेकिन अब इसको ये हथियार बना लिए हैं, उसके आड़ में राजनीति का अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ये नुकसान हो रहा है हमारा। हमारे देखिए, हिंदुस्तान में जितने सवाल पूछे गए, और इन सवालों के कारण से ही इतने मत, इतने पंथ, इतने दर्शन निकले, दुनिया में और कहीं नहीं निकला है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनके राज्य में इस जो शैली है, उसके विपरीत जाके सवाल पूछना अपराध हो गया है। नहीं तो आप जितने भी आप देख लीजिए, आप उपनिषद देखें, गुरु शिष्य के बीच में संवाद ही है, और उससे दर्शन खड़ा हो गया। कृष्ण यदि अर्जुन यदि कृष्ण से सवाल नहीं पूछते तो गीता का रचना नहीं होती। तो सवाल से ही ये सब चीजें मिली है। और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सवाल पूछना सबसे बड़ा अपराध है।
आप देशद्रोही हो जाएंगे, आप धर्मद्रोही हो जाएंगे। ये इस परिस्थिति आपने खड़ा कर दिया है। क्योंकि जवाब तो इनके पास है ही नहीं ना, जवाब देना भी नहीं चाहते। ये तकलीफ है। 2023 और 24 की तैयारी जो कांग्रेस पार्टी है वो कर रही है एक साथ। जो देश के मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने पदयात्रा की, क्या सिनेरियो नेशनल लेवल पे आपको बदला हुआ दिखता है और उसका छत्तीसगढ़ पर क्या इम्पैक्ट रहेगा? इसका सीधा उदाहरण ये है कि जो राहुल जी ने पदयात्रा की और इंडिया गठबंधन बना, तो इतने से ही भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बौखला गए हैं। और बौखलाहट में कभी इंडिया को आप घमंडिया कह रहे हैं, इंडी कह रहे हैं, और उसके बाद तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं। तो ये बताता है कि सामने वाला कितना डरा हुआ है, कितना सहमा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे नेताओं के कदम सही पड़ रहे हैं, उनकी चालें सही हैं। चलिए मुख्यमंत्री जी, हमारे कार्यक्रम में आए और सवालों का जवाब दिया। आपका एक और अंदाज देखने को मिला, थोड़े से आध्यात्मिक, थोड़े से दार्शनिक किस्म के जवाबों के साथ आपने अपनी बात रखी, पॉलिटिकल बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ओवर टू तृप्ति। धन्यवाद। शुक्रिया रुपेश जी। और अब बारी है कुछ ऐसे लोगों के सम्मान करने की जो छत्तीसगढ़ में अलग अलग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। लगभग 5 साल कांग्रेस सत्ता के, और एक बात और खास है कि जब जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कार्यक्रम किया, चाहे वो बस्तर हो, रायपुर हो या शिमला हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर वक्त हमें समय दिया है। और इस समय देने के साथ साथ लगातार उन्होंने बेबाकी से उन मुद्दों को रखा। छत्तीसगढ़ की जनता के हर सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। बहुत बहुत आभार है जी परिवार की तरफ से आपका। और आगे भी अब पथ चुनावी हो चला है, तो इस चुनावी रास्ते में कौन कितना आगे बढ़ता है, कौन कितनी तेजी से चलता है और मैदान कौन जीतता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। चुनावी अपडेट्स के लिए, तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।